हेलो दोस्तों। सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज सुनेंगे बहुत ही प्यारी सी कहानी सोन चिड़ैया। और इसी की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी। न जाने कब से, शायद 7 वर्ष पहले से उसके लिए वैवाहिक विज्ञापन देना प्रारंभ हो गया था। बड़ी उम्र हो जाने पर अच्छे वर नहीं मिलते, इसलिए रीना जब 20 वर्ष की थी तभी से यह प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। फोटो और जीवन परिचय की प्रतियां भेजी जाती रही। कई जगह पर जन्म पत्र की प्रतियां भी मांगने पर भेजी जाती। अधिकांश के तो उत्तर ही नहीं आए, फोटो भी वापस नहीं आए। 2-4 देखने आने की सूचना देने पर भी यहाँ प्रतीक्षा करते रह गए। अगर देखने आए भी तो लौटकर उत्तर नहीं दिया। पत्र तो दूर की बात, फ़ोन से सौजन्य भी नहीं निभाया। कारण क्या था? शायद रिश्ता अभी भाग्य में नहीं था। यही सोचकर सब अपने अपने काम में लगे थे। रीना ने गणित में एमएससी और एमफिल कर लिया था। क्योंकि शादी अभी नहीं हो रही थी तो उसने अपने को पीएचडी एनरोल करा लिया था। अपनी योग्यता के आधार पर महाविद्यालय में प्रोफेसर बन गई थी। नौकरी से उसे संतोष था, पर यह तो उसको जन्म भर नहीं करनी थी। आंखें प्रति रविवार को अखबार में विज्ञापन देखती रहती। इधर से भी इंटरनेट से लेकर सभी तरह के विज्ञापन निकलवाए जा रहे थे। देखने वाले कहते थे, रीना एक अति सुंदर लड़की है, एकदम गोरा रंग, अंडाकार चेहरा, बड़ी बड़ी मीन सी आंखें, सुती हुई नासिका, पतले हंसते से अधर। घुंघराले और लंबे बालों के साथ यह चेहरा मासूम और मनमोहक लगता था। उसके पिता उसके दहेज में 2-4 लाख खर्च भी कर सकते थे। फिर भी कहते हैं कि विवाह का योग तो जन्म लेते ही बन जाता है। अगर ऐसा है तो कहाँ है वह संयोग? सामने क्यों नहीं आता? रीना का विवाह हो जाए तो रीचा का भी नंबर लगे। इन सब बातों को देखते हुए उनकी दादी माँ अक्सर कह दिया करती थी, हाय मेरी सोन चिड़ैया को कोई वर नहीं मिलता। सीता के लिए राजा जनक द्वारा कही उक्ति को वे महाकवि तुलसी के शब्दों में झटपट बोल जाती। दादी माँ की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते तो रीना उस वातावरण को हल्का कर देती। कह देती, अरे दादी माँ, मेरे लिए तो किसी को धनुष तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। रीचा भी वहाँ उपस्थित होकर बोल पड़ती, और दादी माँ, उसको राम की तरह आदर्शवादी होने की भी शर्त नहीं है, बस हमारे जीजा जी ठीक ठाक हों। हम कोई राजकुमार थोड़ी ही चाहते हैं। इतना कहकर रीचा शर्मा जाती। एक दिन रीना को एकांत में पाकर रीचा ने धीरे से कहा, दीदी, आज मेरी क्लास का एक लड़का मेरे पास आकर बोला, रीचा, हमारे पूरे बैच में तुम सबसे अच्छी लड़की हो, और सभी लड़कियों से तो भगवान बचाए। रीना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, रीचा भी तो बड़ी हो चुकी है। वह 28 वर्ष की हो गई है, तो रीचा भी तो 26 पार करने वाली है। उसके हृदय में भी तो यौवन का ज्वार हिलोरे मार सकता है। आज उसे याद आ गई वे कुछ बातें जो यौवन की दहलीज पर पांव रखने के समय उससे कही गई थी। उसके पिता के एक मित्र थे, दिनेश कुमार, जज थे। उनकी पत्नी ने रीना को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव दिया था। अपने बेटे के रूप, सौंदर्य का वर्णन भी उन्होंने रीना के सामने ही कर दिया था। तो उसके मन में फूल खिलने लगे थे। नव दंपत्ति के रूप में वह प्राय अपने बगल में उसको खड़े हुए अनुभव करने लगी थी। अब अपने को नववधू के रूप में देखना भी बड़ा भला लगता था। कभी कभी चुंदरी सिर पर डालकर हल्का सा घूंघट भी काट लिया करती थी। एक दिन समाचार मिला कि उस लड़के ने किसी विजातीय बाला से कोर्ट में विवाह कर लिया। उस लड़की से विवाह के लिए माता पिता ने मना किया तो उसने आर्सेनिक पी लिया। मरा नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से बच पाया। फिर तो माता पिता ने घर पर ही विवाह की रस्म पूरी की थी। सुनकर रीना की आंखों में आंसू भर आए। क्षण भर पहले प्रेम का यूं ही पटाक्षेप हो गया था। उसके बाद एक आईएएस ट्रेनिंग कर रहे लड़के से बात चलाई तो माता पिता तैयार थे, परंतु बेटा वहाँ अपनी सहपाठिन से प्यार की पेंगे बढ़ा रहा था। यह बात रीना के मामा ने मसूरी से पत्र में लिखी थी। रीना हैरान रह गई। उसकी जहाँ भी बात चलती है तब तक सब ठीक रहता है, उसके बीच में आते ही सब कुछ गड़बड़ा जाता है। वह सोचने लगती है,
तब उसने एमफिल की कक्षा में प्रवेश ले लिया था। प्रतिदिन प्राय 8 बजे जाती थी और अंधेरा होने पर ही वहाँ से लौट पाती थी। उसका एक सहपाठी एक दिन चलते समय उसके निकट आया और बोला, रीना जी, मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ, आइए आपको आपके घर पहुँचा दूँ। रीना ने मना भी किया, परंतु इधर अंधेरा भी बढ़ रहा था और आधे घंटे से बस भी नहीं आई थी। विवश रीना उसके स्कूटर पर बैठकर घर आ गई। अब यह एक क्रम बन गया। उसमें रीना को भी बड़ी सुविधा दिखाई देती थी। थकती भी नहीं थी, बस में चढ़ने में धक्के भी नहीं खाने पड़ते थे और समय पर घर आ जाती थी। दुर्भाग्य का वह दिन रीना को अच्छी तरह याद है, जब हल्की सी वर्षा होने पर उस अंकुर नाम के युवक ने सागर रेस्तरां के सामने स्कूटर रोक दिया और जल्दी से रीना का हाथ पकड़कर बरामदे में लाकर खड़ा कर दिया। बोला, रीना जी, भूख लगाई है, आज तो कुछ खाकर ही आगे बढ़ेंगे, तब तक बारिश भी थम जाएगी। रीना ने असहाय सी निगाहों से पहले वर्षा की बूंदों को देखा और फिर अंकुर के प्रस्ताव को। बात तो ठीक थी, भूख तो उसे भी लग रही थी, अतः वे दोनों अंदर जाकर बैठ गए। बैरा को 2 डोसे लाने की कहकर सामने बैठी रीना से वह कहने लगा, रीना जी, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, गहरी झील सी लगती हैं। सुनकर रीना हल्के से मुस्कुरा दी। इस पर वह कहने लगा, अरे आप तो अभी से शर्मा रही हैं, अभी हम दोनों की शादी थोड़ी ही हुई है। अब रीना सतर्क हो गई। रोमांस का वह रूप जो वर्षा की बूंदों में चलकर इस रेस्तरां तक लाने तक मोहक था, उसमें अचानक कांटा गड़ गया। घड़ी देखकर बोली, देर हो रही है, मेरी मम्मी और दादी भी द्वार पर ही खड़ी इंतजार कर रही होंगे। अंकुर के बहुत कहने पर उसने डोसे के 2 कोर खा लिए और उठ खड़ी हुई। अब चलना चाहिए। चलते हैं, कहने के साथ ही अंकुर ने उसका बायां हाथ उठाकर होंठों से लगा लिया। रीना सन्न रह गई। एक विद्युत सी उसके शरीर में फैल गई। उसका मन किया कि अब इस व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए, परंतु यहाँ तो घर जाने के लिए और कुछ भी साधन नहीं था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति भी चलता फिरता नहीं दिखाई देता था। घर आने पर जब उसने अपना फाटक खोला तो मम्मी, पापा और दादी माँ तीनों उसकी प्रतीक्षा करते हुए मिले। दादी ने कहा, बसरा में कहाँ भीग रही थी बेटी? मम्मी ने पूछा, कैसे आई? तो उसने बता दिया, अंकुर छोड़ गया है। बस पापा तो यह सुनकर लाल पीले हो गए। इसके साथ आने को किसने कहा था? किसी ने नहीं पापा, मैं स्वयं आई हूँ। वर्षा में कितनी मुश्किल हो जाती है, इसको आप नहीं जानते। अच्छा ठीक है, अब कभी मत आना उसके साथ। इन लड़कों का क्या पता इनके मन में क्या है। रीना अपने कमरे में जाकर पलंग पर पड़ गई और सोचने लगी, पापा ठीक ही कहते हैं शायद। और दूसरे ही क्षण उसका मन रेस्तरां वाली मेज पर पहुंच गया। वह अपने हाथ को बड़े प्यार से देखने लगी। काश वे क्षण थोड़े बस यहीं 5 मिनट और ठहर जाते। दीदी, कहाँ चली गई तुम? उसको अनमना देखकर रीचा ने कहा। वह जैसे अपने में लौटी। रीचा, देखो बहुत संभल कर कदम रखना, पापा तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। साथ पढ़ने वाले लड़के के साथ वे कभी तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते, इतना याद रखना। जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक विवाह भी नहीं होगा, समझी? इसलिए ये प्रेम की पेंगे बढ़ाना बंद करो। वह अपने कमरे में जाकर पलंग पर पड़ गई। जल्दी ही रीचा का प्यार परवाना चढ़ने लगा। वह रोज ही रीना से शाम को सारी बातें बताती कि वह लड़का गाड़ी से छोड़ गया है और वह मम्मी पापा के डर से घर से कुछ दूर ही उतर जाती है, वहाँ से पैदल चल कर आ रही है। किसी दिन बताती कि दोनों ने सड़क के किनारे की दुकान से लेकर आइसक्रीम खाई। एक दिन तो हद हो गई। रीचा ने बताया कि वह सागर में डोसे खाकर आ रही है। रीना वाली कहानी दोहराई जा रही थी। रीना क्या करे? कर भी क्या सकती है? उसने प्यार से बहन के कंधे पर हाथ रखा। देख रीचा, मम्मी पापा को ज़रूर बता देना, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। फिर उसके मन में ईर्ष्या का अंकुर फूट पड़ा। जो कुछ मैंने खो दिया वह इसे क्यों प्राप्त हो? वह स्वयं इसकी शिकायत करेगी अभी इसी क्षण, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। सोचा 2-4 दिन पीछे कहेगी। अगले ही दिन रीचा ने बताया
कि उसके साथी हर्ष की नौकरी लग गई है, कोर्स ख़त्म करते ही ज्वाइन करेगा। अब तो रीना कुछ भी नहीं कह सकी। रीचा ने दीदी से विनती की, प्लीज़ दीदी, पापा से कह दो कि हर्ष की नौकरी लग गई है, जिससे कि मेरे रास्ते में रोड़े न अटकाए। रीना के हृदय में एक हलचल, एक पछतावा होने लगा। हाय, जीवन के पहले बसंत में जिसने मुझे प्रेम से निहारा, मेरे रोम रोम में पुलक के पुष्प खिलाए, मैंने उसको अपने जीवन से क्यों जाने दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रीचा बहुत आगे चली गई है। उसने अपना वर खोज लिया है। वह स्वयंवरा है। वह स्वयं ऐसा क्यों नहीं कर सकी। अब क्या हो सकता है। उधर रीचा दीदी से नाराज होकर स्वयं पापा से बात करने चली गई। पापा, पापा, एक लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है। वह बोली। हाँ, सो तो कई पढ़ते हैं। पापा ने बात कुछ कुछ समझी। कई नहीं पापा, वो एक ही है, हर्ष उसका नाम है, और अभी उसकी नियुक्ति अमेरिकन कंपनी में भी हो गई है। 1 महीने के बाद उसकी नौकरी शुरू हो जाएगी। इतना कहकर वह उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। मम्मी ने पापा की ओर देखा। आश्चर्य कि रीना को डांटने वाले पापा धीरे से मुस्कुरा दिए। तब रीचा ने यह भी कह दिया कि हर्ष के माता पिता भी विवाह के लिए तैयार हैं, बस आपकी अनुमति चाहिए। अंतिम वाक्य बोलते बोलते रीचा शर्माकर वहाँ से भाग गई। पापा ने अविलंब रीना को बुलाया। कहा, बेटी, रीचा ने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। उससे विवाह करने में तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना। रीना के विवर्ण हुए चेहरे को देखते हुए उन्होंने आगे कहा, तुम तो देख ही रही हो, पिछले 7 वर्षों से तुम्हारे लिए वर ढूंढने में हमने कुछ भी उठा नहीं रखा। हमारी कुछ समझ में नहीं आता। सोचते हैं कि उसका ही विवाह पहले कर दिया जाए। मन के आवेग को दाबकर रीना ने छोटी बहन के लिए रास्ता साफ कर दिया। आप जैसा ठीक समझे करें, पहले उसी का विवाह कर दें। विवाह की तैयारियां शुरू हुई तो रीना असहज हो उठी। उसकी दिनचर्या ही गड़बड़ा गई। कॉलेज से आने के बाद कहीं न कहीं चले जाने का बहाना ढूंढने लगती। रीचा अब हर्ष के साथ ही घर लौटती थी। कुछ देर वे दोनों नाश्ते के लिए साथ बैठते तो रीना थोड़ा कुछ खाकर उठ जाती। हर्ष के मन में इस दीदी के लिए स्नेह और आदर का भाव था। वह जितने समय यहाँ बैठता उसे इधर उधर की बातों में लगाए रखता, पर वह अंदर से कहीं चटक गई थी या उखड़ गई थी। उसका स्वभाव बदलता जा रहा था। कभी नया सलवार सूट पहनकर काफ़ी देर तक शीशे के सामने खड़ी रहती और कभी नई उतारकर एकदम पुरानी और साधारण पोशाक पहन लेती। रीचा के लिए साड़ियाँ पसंद करने के लिए माँ ने कहा तो उसने उनकी तरफ देखे बिना ही कह दिया, जिसका विवाह हो रहा है उसी को दिखाओ, मेरी पसंद से क्या होगा। विवाह का दिन ज्यों ज्यों निकट आ रहा था, रीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रीचा अपनी दीदी की बात को समझ रही थी, पर वह क्या करती। एक दिन रीना के पलंग पर वह उसी के बगल में आकर लेट गई। पूछा, दीदी, तुम मुझसे नाराज़ तो होगी, पर मैंने ऐसा क्या किया है। हम दोनों ही उम्र में बड़े होते जा रहे थे। तुम्हारे लिए विज्ञापन दिए जा रहे थे, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर हर्ष मेरे संपर्क में न आता तो मैं भी तुम्हारी तरह ही रह जाती। यह तो उसी ने सुनार के हथौड़े की तरह हल्की हल्की चोट करके मुझे तैयार कर लिया। तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा ही मिल जाता दीदी, तो कितना अच्छा होता। रीचा की बात सुनते ही रीना पलंग से उठ बैठी और चीख कर बोली, आगे से यह बात कभी मत कहना रीचा। कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। रीना का पीएचडी वाला शोध का काम चल रहा था। उसी का बहाना करके वह 2-2, 4-4 घंटे बाहर ही रहती। अपनी कार में जाती तो दूर तक कार चलाती ही जाती। थोड़ा सुकून मिलने पर लाइब्रेरी में पढ़ने चली जाती। घर में आते ही अपने पलंग पर पड़ जाती। विद्यालय में उसने अपने आप को काफ़ी व्यस्त कर लिया था। सभी के लिए कुछ न कुछ करने में लगी रहती। छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता कर देती। जब कभी रीचा अपने मायके आती, रीना मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती। वह या तो उग्र रूप धारण कर लेती अथवा पलायन की प्रवृत्ति अपना लेती। एक दिन रीचा ने फ़ोन पर माँ को बताया कि वह माँ बनने वाली है। माँ ने यही समाचार रीना से छुपाना चाहा, किंतु फ़ोन की बात उसने सुन ली थी
तेरी छोटी बहन तो माँ बन जाएगी, पर तू अभी तक कुंवारी बैठी है। अपने भीतर से निकले ये शब्द स्वयं उसका कलेजा छलनी कर रहे थे। वह भागे भागे दादी की गोद में गिर पड़ी। आज दादी माँ ने उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। बोली, अरे तो क्या हुआ, तेरा ब्याह हो जाता तब भी तो वह पहले माँ बन सकती थी। बच्चा यह सोचकर थोड़ी आता है कि पहले किसके पास जाऊं। उसको तो भगवान जब जहाँ जिसकी कोख में डाल देता है वहीं पहुंच जाता है। तो दुख मत कर, अब तेरा भी समय आ गया है। रीना बिलख कर बोली, कहाँ आया है दादी माँ, न जाने कब आएगा। अच्छा ठहर। दादी माँ ने उसको संभाल कर पलंग पर बैठा दिया। उठकर अलमारी में से उसके नाम की चिट्ठी रीना को पकड़ा दी। बोली, यह मैंने खोल ली थी, इसलिए मैं जानती हूँ कि इसमें क्या है। जो तुझे स्कूटर पर घर पहुँचाने आता था ने, यह उसी की चिट्ठी है। वह एस्कॉर्ट कंपनी में डायरेक्टर हो गया है, अब तेरा हाथ मांग रहा है। रीना ने अपने आंसू पोंछ लिए और चिट्ठी पूरी पढ़ ली। अंकुर ने लिखा था, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझसे उस समय छीन लिया, मैं भी विवश हो गया, पर अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम मेरी हो रीना, केवल मेरी। पत्र पढ़कर रीना दादी माँ की गोद में लुढ़क गई। ओ दादी माँ, आपने मेरे प्राण बचा लिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है मेरी सोन चिड़ैया, उसको हृदय से लगाकर दादी माँ ने कहा।